जी अस्सलाम वालेकुम मैम, अभी हम लाइव हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मनान, आई एम योर फिजिकल थेरेपिस्ट एंड योर होस्ट टुडे। और आज हमारी जो गेस्ट हैं हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। वो एक डायलॉग है कि जितनी आपकी उम्र है उतना हमारा तजर्बा है। वो हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर शबाना नाज पर पूरा उतरता है। वैसे तो डॉक्टर शबाना नाज किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। शी हैज़ 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी, लेकिन स्टिल शी इज़ यंग एंड एनर्जेटिक। आजकल हमें बहुत से मॉर्निंग शोज़ में भी नज़र आती हैं, नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं ये। इसके अलावा कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, CEO हैं फिजियो स्लिम चैनल के कराची से, और इन्होंने मास्टर्स किया है न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी में। साथ में स्पोर्ट्स इंजरीज में इन्होंने डिप्लोमा भी किया हुआ है, और गेस्ट स्पीकर हैं कैनेडल चैनल पे और रेडियो पे भी आती हैं, और फिजियोथेरेपी फील्ड के मुतालिक न सिर्फ अवेयरनेस लोगों को दे रही हैं, बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट भी करती हैं और गाइड भी करती रहती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज। मैम कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं। और जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं लाइव, वो लोग अगर अपना नाम या फिर अपना अगर ग्रेजुएट हो गए हैं या स्टूडेंट हैं तो अपना हमें कमेंट्स में बता दें, तो उनसे इंटरेक्ट करना ज़रा ईजी हो जाएगा। और जो लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं वो हमें कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ भी सकते हैं डॉक्टर शबाना नाज से लाइव। इससे पहले जितने भी सेशन होते हैं तो अमूमन डॉक्टर शबाना नाज जो हैं वो खुद ही बोलती हैं और लोग खामोशी से उनको घंटों सुनते हैं। लेकिन आज आप सबके पास मौका है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है इनसे फील्ड के मुतालिक या अपने हेल्थ इश्यूज़ के मुतालिक, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैम आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है 30 साल इस फील्ड को दिए हैं, और आपने इसको अप्स एंड डाउन्स भी इस फील्ड में देखे होंगे यकीनन, और पायनियर्स में से हैं पाकिस्तान में आप फिजियोथेरेपिस्ट। तो आपके ख्याल में फील्ड में क्या इनोवेशंस आई और फील्ड में क्या चेंजेस आई पिछले 30 साल में, और कितना फील्ड बेहतर हुई है या फिर उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितना बाकी ममालिक में हमने देखी है? जी सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे अपने प्रोग्राम में। और आप मेरी आवाज सही सुन पा रहे हैं? आप ठीक है आवाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा ओके। और मेरे लिए जो है सबसे बड़ी खुशी की बात मैं हमेशा यही कहती हूँ उस वक्त होती है जब मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कोई सेशन ले रही हूँ या फिर मैं जैसे कोई इंटरव्यू में हूँ आप लोगों के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी किसी फैमिली में बैठी हुई हूँ। जैसे बच्चे हमेशा बच्चों में खुश होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आप सब लोगों के साथ होती हूँ तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन होता है। इसी वजह से यही वजह है कि मैं जब अपने फील्ड से रिलेटेड किसी भी काम में जाती हूँ, चाहे शोज हो चाहे कोई भी वेबिनार हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और जहाँ तक आप पिछले 30 साल की बात कर रहे हैं, 30 इयर्स, उसमें अब और इसमें फर्क तो बहुत आ गया, इनोवेशंस भी बहुत आ गई। लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये इनोवेशन जो हम अपने पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि नए आइडियाज आना ना, नए आइडियाज, नए एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट जिनसे आपकी प्रोडक्टिविटी में जो है वो इजाफा हो, यही मकसद होता है। इनोवेशन लाने का मतलब ये होता है कि आप ऊपर की तरफ आए, मतलब आप पूरा जो है इंटरनेशनल लेवल पे आगे चलें। और दूसरा ये कि वो सारी चीजें आए, वो इनोवेशन आए जो आपके फील्ड को आगे जो है प्रमोट करे। ये होना चाहिए असल एम नई इनोवेशन का, जो भी आए। अब हमारे जमाने में था फिजियोथेरेपी, बिल्कुल बहुत अच्छा यही सारी कुछ होती थी, लेकिन इनोवेशन आई। लेकिन बदकिस्मती है हमारे यहाँ जो भी इनोवेशन आए, जैसे डिफरेंट टाइप ने देखा, मैनुअल थेरेपी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है
ये इनोवेशन का मतलब होता है कि आप वो चीज, जो भी चीज नई लेकर आए, वो इतना अच्छे से करके और इतना आसान करके लोगों को पेश करें। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी कोई नई चीज आती है, स्पेशली आप पेशेंट की बात करें या फिर जो जितने भी हमारे सराउंडिंग में लोग होते हैं, वो कोशिश ये करते हैं जब कोई नई चीज आए तो वो डरते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है डरते हैं, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं तो इंसान बहुत डरता है, जैसे अब हमारे कोरोना के लिए भी हो रही है। तो बात यह है कि हमारा मकसद ये होता है कि जो कोई नई चीज आए हम उसको बहुत इजी करके रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और सेकंड ये होना चाहिए कि वो चीज जो है वो बहुत इजी और बहुत इकोनॉमिकल होनी चाहिए, और उसमें जो लोग जब उसको अप्लाई करें, जब वो एक नई चीज को अप्लाई करें, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत एक्सपेक्टेशन होती है नई चीज के लिए। पुरानी चीज में अगर आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी, कोई ऐसा थोड़ा सा उसमें हैंकी पैंकी की, वो चल जाता है। लेकिन जब कोई नई चीज आती है, लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, तो उसके लिए आपको परफेक्ट प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। अब हमारे पाकिस्तान में मैंने देखा है कि लोगों ने इनोवेशन में बहुत ज्यादा, जैसे आप भी देखते हैं, ज्यादातर मैनुअल थेरेपी, जो कि मतलब बड़ी प्रैक्टिकल फील्ड है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। वैसे तो और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो खप जाती है, वो छुप जाती है, वो नजर नहीं आती। लेकिन मैनुअल थेरेपी एक ऐसी चीज है, जब आप किसी भी पेशेंट को मिडलैंड टेक्निक दे रहे हैं, मैकेंजी दे रहे हैं, तो असल चीज ये है कि आपको उसमें इतना परफेक्ट होना चाहिए कि जब किसी चीज को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, जब आप उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जब तक आपको एनाटॉमिकल मार्क्स अच्छा। और दूसरी चीज इसमें मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जब मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, जो स्टूडेंट्स के साथ, आप ये देखें, आपने अगर मैनुअल थेरेपी करनी है, कोई भी चीज नई चीज करते हैं, तो उसकी बहुत सी चीजें टेक्निकल, आपकी एनाटमी इतनी अच्छी होनी चाहिए। जब तक आपकी एनाटमी अच्छी नहीं होगी, आप जब तक कैसे मैनुअल थेरेपी दे सकते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स, कराची में ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी पंजाब साइड पे मैंने ये देखा है कि वहां पर लोगों ने टोटली जो है वो मैनुअल थेरेपी अप्लाई कर दी है हॉस्पिटल्स में, और वो इलेक्ट्रोथेरेपी और थर्मोथेरेपी का इस्तेमाल कम हो गया है उनके यहाँ। लेकिन बात वही है कि जब आप इतने बड़े पैमाने पे किसी पुराने फील्ड को, बिल्कुल पुराने ट्रीटमेंट को बिल्कुल आप क्लीन कर दिया आपने कि बस हम जी मैनुअल थेरेपी करें, तो आप मुझे ये बताइए, जो मैंने लोगों की हालत देखी है, अगर आप उनसे पूछ लीजिए कि L5 और S1 का एनाटॉमिकल लैंडमार्क आप बैक पे बताएं, तो आप उस पे जब मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिडलैंड दे रहे हैं, शैटिका पेन के लिए आप उसको मैनिपुलेट करें, तो आपको जब यही नहीं पता कि L5 S1 कहाँ है, आपको जब ये नहीं पता T12 आप मिडलैंड कहाँ दे रहे हैं, आपने कितना प्रेशर डालना है, और आपको आपको जो है अपने फेसिड जॉइंट की लोकेशन नहीं पता, ट्रांसफर्स प्रोसेस नहीं पता, आपको C2 का नहीं पता। अक्सर जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि भाई C2 का आप बताएं, एनाटॉमिकल मार्क C3 का बताएं, नहीं जी हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, हम तो मैनुअल थेरेपी अप्लाई करें। मैनुअल थेरेपी नाम की मैनुअल थेरेपी नहीं होती है, ये एक बहुत एक्सपर्ट फील्ड है। और आपको पता है इसके साथ साथ, और हमारे यहाँ जो पढ़ाने वाले हैं, ऑफ कोर्स मैंने भी मास्टर्स किया है न्यूरोमस्कुलर में, मैनुअल थेरेपी पूरा एक कोर्स था, होता है पूरा एक सेमेस्टर होता है। आप यकीन करेंगे, उससे अच्छा आप यूट्यूब पे सीख लें। जो हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो प्रॉपर, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने ट्रेंड हैं। बल्कि एक दफा तो मैंने अपनी सर्वाइकल के लिए किसी से करवाया था, मैं नाम नहीं लूंगी, मेरा तो पेन ही नहीं गया इतने दिन तक। तो बात यह है कि असल में नई चीज लाने का मकसद है कि आप इतना अपने आप को अपग्रेड करें, आप अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ाएं, उसके बाद आप किसी नई चीज को अप्लाई करें ना। अब हमारे यहाँ, जी अगला सवाल करें, मैं तो बोल दी जाऊंगी। मैं फिर वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा जी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स का या दूसरी चीज़ों जी का जो उनको पढ़नी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स यहाँ बन गए हैं, या फिर हर गली गली में कैंपस बना हुआ है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनमें पढ़ाने वाली फैकल्टी भी जो है वो HEC के जो उन्होंने दिए हुए हैं हमें कि आपके पास PhD होगी फैकल्टी या MS MPhil फैकल्टी होगी। हमारे पास ना तो फैकल्टी पूरी होती है यहाँ पे, और फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाना भी मुनासिब नहीं समझती। तो आपका नहीं ख्याल कि इसमें सीनियर्स का भी किसी हद तक कसूर है? बिल्कुल है ही, सीनियर्स का कसूर जूनियर्स का तो है नहीं। देखें, अब आप सपोज, अब हम जब पेरेंट्स बनते हैं तो हमने बच्चे को जो तरबियत देनी होती है, बच्चा तो बिल्कुल कोरा कागज है, बिल्कुल उसके उसके ऊपर जो हम लिखेंगे बच्चा वो पिक करेगा। इसी तरह से जो सीनियर्स हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, जो इतना अरसे से इस फील्ड में अप्स एंड डाउन देखते रहे हम लोग कि कहाँ पर हमें फायदा है, कहाँ पे हमें नुकसान है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो थ्योरी से बहुत डिफरेंट होता है। तो अब ये तो बिल्कुल टोटली हम
सबकी है। अब आप ये देखें, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को गाइडलाइन देना, ये किसका काम है? टीचर का काम है, हमारे सीनियर्स का काम है। अब आजकल की जो जनरेशन है वो तो माशाल्लाह आप देखें कंप्यूटर दौर है। आप लोग तो रॉकेट साइंस वाली बातें करते हैं, हम जैसे लोग तो कंप्यूटर से भी चलाना हमें नहीं आता था पहले, ये तो अब हमने सीखा है। तो बात यह है कि अब जो जनरेशन है वो इतनी इंटेलिजेंट है। बात सिर्फ ये है कि हमने उसको इस्तेमाल कैसे करना है, हमने उसको गाइड कैसे करनी है। और मैं आपको सबसे एक और बात बताऊं मन्नान साहब, कि मसला ये है कि जैसे रिसर्च की बात करते हैं, मेरे पास मैं इसमें बच्चों की को नहीं कोई मोरद इल्जाम दूंगी। देखें, जब किसी को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो उसी तरफ जाता है जहां उसको रास्ता नजर आता है। आप यकीन करेंगे कि मेरे पास इतने बच्चों के मैसेजेस आते हैं मैसेंजर पे, क्योंकि पर्सनल नंबर उनके पास नहीं है। वो मुझसे पूछते हैं, मैडम आप हमें ये बताइए कि रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार किया जाता है, रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया जाता है। आप मुझे ये बताएं, हम बातें इनोवेशन की जब करने जा रहे हैं, हम रिसर्च वर्क, हम बच्चों को रिसर्च कैसे करा रहे हैं? आप बच्चे क्या रटी रटाई जो रिसर्च है उसको कॉपी पेस्ट करके और करते हैं। आप बच्चों को बताएं कि रिसर्च का मतलब क्या है। उन्हें डेफिनेशन नहीं पता रिसर्च की, उनको ये नहीं पता कि बच्चों को कि हमने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। देखिए, ये सारी इतनी आसान चीजें हैं जिन्हें आपने बच्चों के लिए मुश्किल कर दिया है। रिसर्च से आसान तो कोई चीज है नहीं। मेरा तो जी चाहता है मैं बच्चों को रिसर्च के बारे में बहुत अच्छे से इतना आसान है, लेकिन आसान कब है? जब आपने उसको समझ लिया, जब आपने उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया कि रिसर्च एक्चुअली है क्या। पहले तो आप उसकी डेफिनेशन तो समझ लें कि रिसर्च का मकसद क्या है, और फिर आपके लिए सिलेक्शन करना टॉपिक का बहुत इजी हो जाएगा। आप यकीन करेंगे, मेरे पास रोजाना 20-25 ऐसे सवाल आते हैं कि बच्चे ये परेशान है कि कैसे रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट किया जाए। तो आप लोग इनोवेशन तो क्या लाएंगे? जो चीजें मौजूद हैं, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके टॉपिक, देखिए इसमें तो कौंसल का कोई काम नहीं है ना। लोग बड़ी बात करते हैं कि हमारे पास कौंसल नहीं है। ये तो आपका जो सिलेबस, यानी कि आप जो चीज प्रोडक्ट बना रहे हो पहले उसको तो पूरा बना लो, उस प्रोडक्ट को, उस बच्चों को इस काबिल करें। मैम, अब जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने कहा भी इसमें काउंसिल का कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ एचईसी ने पूरी हमें गाइडलाइंस दी हुई हैं, ठीक है? बिल्कुल, हाँ हमारे यहाँ बिल्कुल। किसी भी चंद एक कैंपसेस हैं, जेपीएमसी इंक्लूडेड, और रिफा या कुछ और कैंपसेस हैं जो अपने बच्चों को हाउस जॉब प्रोवाइड करते हैं, और बहुत कम बीच में ऐसे हैं जो उनको पेड हाउस जॉब दे रहे हैं, ठीक है? जब बच्चों को हाउस जॉब नहीं मिलेगी, उनको प्रैक्टिकल करने के लिए कोई स्पेस नहीं मिल रही होगी, तो वो अपनी स्किल्स कहाँ से गेन करेंगे? और जब किसी जगह वो काम लेने के लिए जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस कोई नहीं है, आप एक्सपीरियंस गेन करके आए, और वो कहते हैं कि हमें रख लें एक्सपीरियंस के लिए। तो वो कहते हैं कि हम कैसे रखें आपको विदाउट एक्सपीरियंस? तो आपका नहीं ख्याल कि कोई कौंसल या कोई बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो एचईसी की गाइडलाइंस को कैंपसेस और इंस्टीट्यूट से जो फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं उनसे पूरा करवाए, उनके ऊपर किसी किस्म का उन पर दबाव हो, कोई उनको डर हो कि हमने किसी को जवाब देने आगे जाके, तो विदाउट काउंसिल या विदाउट गवर्निंग बॉडी हम कैसे चल सकते हैं? बिल्कुल, एक जो रेगुलेटिंग बॉडी होती है हर जगह हर फील्ड में, एक जो रेगुलेट करती है आपके, जैसे एचईसी के जितनी भी आप देखें गाइडलाइन क्या है। वो एक तो ये है कि जितना मेडिकल के स्टूडेंट, जैसे 60% पे जो है वो आपको एडमिशन मिलना चाहिए। सेकंड गाइडलाइन ये है कि जो भी आपका मेडिकल कॉलेज हो वो एटलीस्ट जो है, क्योंकि ये क्लिनिकल डिग्री है हमारी, और क्लिनिकल डिग्री के लिए ये होना चाहिए कि आप का जो आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस देना है, तो आपका जो मेडिकल कॉलेज है या फिजियोथेरेपी कॉलेज है वो किसी ऐसे हॉस्पिटल के साथ जो है वो अटैच हो कम से कम, और उसकी भी लिमिट है 200 बेड्स का। तो अब ये जो है एचईसी की जितनी भी गाइडलाइन है, और फिर ये भी है कि आप 100 से ज्यादा एडमिशन नहीं दें, यही है ना गाइडलाइन में इसकी। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अब इसको रेगुलेट कौन करे, और जो इसमें करप्शन कर रहे हैं या जो इसको डिसओबे कर रहे हैं वो भी तो हमारे ही लोग हैं ना। जो आप बताइए, जो कॉलेजेस चल रहे हैं, हम शिकायत किससे करें? आप शिकायत करेंगे किसी और, कोई और अगर आप लोगों के लिए करा, ये तो सब जो इदारे चला रहे हैं कौन है? फिजियोथेरेपिस्ट है। जितने कॉलेजेस हैं कौन चला रहा है? फिजियोथेरेपिस्ट, जाहिर है यही है। तो इसमें रेगुलेटिंग बॉडी जो भी बनेगी वो फिजियोथेरेपिस्ट की, असल चीज क्या है, हमारे अंदर का इंसान सही हो जाए। अगर हम अंदर से अपने आप को सही कर लें ना, आप यकीन कीजिए कि हम कहीं भी पीछे, हम खुद से भाई हम क्या कहते हैं, अपना घर साफ कर लें और मोहल्ले में कूड़ा फेंक दें,
ये मसला है हमारा, कि हम अपना फायदा कर लें और बाकी जो है बाहर वाले लोग जो जाए। अगर आप ये सोच लें कि ये हमारा फील्ड है, चाहे हम प्राइवेट सेक्शन में हो या हम गवर्नमेंट सेक्टर में हो। अब अगर ये लोग इस तरह से एचईसी को क्यों नहीं रेगुलेटिंग बॉडी बनाते? कोई भी रेगुलेटिंग बॉडी बना सकते हैं, जितने भी सीनियर्स हैं उनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए, और आप सब जूनियर्स को चाहिए कि आप सब लोग प्रमोट करें। आप लोग तो इतना प्रोटेस्ट करते हैं, इतना आप लोग कोई यूनियंस बनाएं, आप उसमें उन लोगों के नाम दे जाओ, आप समझते हैं कि वो इन रेगुलेटिंग बॉडी का हिस्सा बने। क्योंकि देखें, जब कोई चीज सीधी तरह नहीं होती है ना, तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। 30 साल से तो हम भी देख रहे हैं। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान आपको बैठे बैठे तो नहीं मिल सकता था ना, कितनी कुर्बानियां दी, और फिर पहला कदम कोई ना कोई उठाता है। पहला कदम, आप लोग कदम उठाना सीखें। देखें, मैं अच्छा जब थक मैं जाती हूँ जी। आपका नहीं ख्याल ये पेप्टा जो है ये पहला कदम थी और आपके आपके सामने पेप्टा बनी, आपके बहुत से कुलीग्स, आपके जूनियर्स इसमें पेप्टा में हैं, तो आपने जी। कभी उनसे सवाल जवाब नहीं किया? या मतलब हम तो देखते हैं कि पेप्टा किसी को जवाब दे शायद है ही नहीं, या हमारे जो सीनियर्स हैं पेप्टा में, ओबियसली हमारे टीचर्स भी हैं, बहुत से हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारे कुलीग्स भी हैं, तो हमें नहीं लगता कि कभी भी प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने यंग फिजियोथेरेपिस्ट को ऑन बोर्ड लिया हो या उनसे पूछा हो कि आपके मसाइल क्या हैं। और जो आपने बात की कि यंग ब्लड को आगे आना चाहिए, तो यंग ब्लड आगे लाने के लिए भी मेरा ख्याल है कि हमें यही कंप्लेंट्स मिलती है कि जो सीनियर्स हैं वो बच्चों को हमेशा डरा धमका के रखते हैं कि आपने हमारे मुकाबले में नहीं आना, आपने हमारे बराबर आके बैठना नहीं है, आपकी सब्जियां लगेंगी, आपको हम तंग करेंगे कैंपसिस में। तो इसका क्या हल है? मतलब एक यूथ विंग बनाना चाहिए पेप्टा का या किसी भी एसोसिएशन का? देखिए, हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अब हम ऑन एयर हैं, क्योंकि ना सिर्फ कहते नहीं है आप अपना पेट खोलेंगे ना तो खुद ही अपनी बेइज्जती होगी। बात वो है कि जो हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अब हमारी जो कम्युनिटी है, अगर हम बात करेंगे, वो सब हमारे अपने लोग हैं। अब हमारे सीनियर्स को तो इतना भी लिहाज नहीं है कि आप जूनियर से बात करें कॉपरेशन की, वो तो अपने जिनसे काम नहीं है, उसके अलावा अपने सीनियर से भी किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है बगैर किसी वजह के। और बिल्कुल जो आप सही कह रहे हैं, एक ऐसा जूनियर्स का एक ऐसा विंग होना चाहिए जिसके अंदर समझ भी हो और ताकत भी हो और जोश भी हो। आजकल जमाना वो नहीं है कि आप डर के काम करें, जमाना है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। और आपने अब ये करना है। बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, जो चीज अगर सीधी तरह से नहीं होती हो, तो आप देखें ना, हमारे मुल्क में भी तो तब्दीलियां आई है ना, तब्दीली तो लानी है। देखें, जो पुराने लोग हैं, आजमा लिया आपने, बहुत अरसा आपने आजमा लिया, बहुत अरसा आपने सफर कर लिया। अब आपने क्या है, एक चीज आजमाए वो को दोबारा मत आजमाए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग खड़े होते हैं, आप लोग कोई विंग बना, क्या होगा? नुकसान में तो कहते नहीं है, जैसे क्या था, तारिक बिन ज़ियाद थे ना, जिन्होंने अपनी कश्तियां जला दी थी। अब आपने तो कश्तियां जला दी, जॉब्स आप लोगों के पास नहीं है, पेड हाउस जॉब आप लोगों के पास नहीं है, आपकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, आपकी कोई काउंसिल, आप तो है ही नुकसान में। आपने तो सब कुछ अपने बलबूते पे ही करना है। तो बजाय इसके कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। तो बात वही है कि अब आप लोगों ने अब तो अपने लिए कुछ करना, जब कोई ना करे आप करें अपने लिए। क्यों नहीं करते? यंगस्टर्स क्यों डरते हैं? किस वजह से? कि आपके नंबर नहीं आएंगे, आपको सीनियर्स आपको लोगों को फेल कर देंगे? अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ाएं कि किसी का बाप भी आपको फेल नहीं कर सकता एग्जाम में। आप अपने आप को इतना ज्यादा आप उनको दें कि वो हैरान परेशान हो जाए कि आपको किस तरह फेल करें, वो हैरान हो जाए कि आपको किस तरह से आपके एग्जाम में आपको काटें। ये चीजें है ना, कि हमारी अपनी भी थोड़ी कमजोरियां है कि हम डर जाते। डरने की क्या बात है जी। ठीक है। अच्छा मैम, अभी आपने कहा कि जो यंग लोग आ रहे हैं उनके पास जॉब्स नहीं है, या मार्केट में आप यूँ कह लें कि स्पेस नहीं है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ बहुत से लोग सेमिनार्स कर रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं फिजियोथेरेपी फील्ड के बारे में कि फील्ड बहुत अच्छी है, और दूसरों को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप इस फील्ड का हिस्सा बने। तो आपको नहीं लगता कि इसमें इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है कि अभी नए लोगों की इसमें ज़रूरत नहीं है? सैचुरेशन, आपको पता है, हमारे वही रेगुलेटरी बॉडी नहीं है और दूसरी प्लानिंग नहीं है। वजह क्या है, क्यों नहीं है सैचुरेशन? सैचुरेशन ऐसी क्यों, इतनी डिस्टर्ब क्यों हुई? उसकी रीजन मैं आपको बताऊं। एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, अब पंजाब साइड मुझे इतना नहीं पता, बाकी जगहों का, मैं सिंध की बात करती हूँ, जो सिंध के लोग हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट, इवन के वो सिर्फ डीपीटी है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, चले डीपीटी आप कंप्लीट प्रोफेशनल है, उसने क्या करा हुआ है कि एक आदमी ने अपने साथ 10 लोग
अटैच किए हुए, 10 लोग कौन अटैच किए हुए हैं, चले अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट अटैच करते हैं तो ठीक है, आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को आप फैसिलिटेट करें। आपने क्या करा, बल्कि अपने 10 फिजियोथेरेपिस्ट का हक आपने मारा, आपने 10 लोग ट्रेन किए, मैट्रिक पास लड़के लड़कियां, उनको आपने मसाज सिखाया, मसाज करते हैं वो। उसके अलावा आपने उनको होम विजिट के लिए हायर किया हुआ है, इंटर मैट्रिक लड़के लड़कियां, और उनको इवन के उनको फिजियोथेरेपी की ABCD भी नहीं पता, और वो 200-200 रुपए 300-300 रुपए में जो है वो होम विजिट्स करते हैं। तो अब आप ये देखें, जब हमारे इसमें किसी और की गलती नहीं है, ये हमारे अपने फिजियोथेरेपिस्ट है जो किसी तो और लोगों को 10 लोगों को हायर कर रहा है और अपने 10 फिजियोथेरेपिस्ट का रिस्क या उनकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको खत्म कर रहा है। तो असल चीज ये है कि हमें ये चाहिए कि सैचुरेशन, तो आपको पता है इतनी रिक्वायरमेंट है फिजियोथेरेपिस्ट की। अगर आप लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ भी नहीं रखा। मेरी तो अपनी गवर्नमेंट जॉब थी जिसको मैंने रिजाइन कर दिया। तो देखिए, पागल लोग बहुत कम होते हैं, और जो पागल लोग होते हैं वही रेजोल्यूशन, वही आपका इनकलाब लाते हैं। हम लोग, मैं कोई इतनी हाई फाई कोई मिनिस्टर की बेटी थोड़ी हूँ कि मेरे पास इतना पैसा था या मेरे पास कोई ऐसी चीज थी जो जनाब मैंने सारी चीजों को वो कर, नहीं। मैंने हमेशा कदम उठाना सीखा। मैं तो एक औरत थी लेकिन मैंने कदम उठाना सीखा और अल्लाह ताला ने साथ दिया। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब जो है वो हमारी आखिरी उम्मीद नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए, मना आप लोगों को शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं, हम लोग इनोवेशन तो लाते हैं। इनोवेशन में क्या करें, आपके पंजाब साइड पे तो हुजामा थेरेपी बहुत ज्यादा इन हो गया ना, लेकिन हमारे सिंध में जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मसाज की तरफ बहुत है। जो उन्होंने लड़के लड़कियां रख ली हैं, और वो क्या कहते हैं, आजकल लोगों को बड़ा आता है मसाज में, तो वो उनको मसाज करते हैं। तो क्या होता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट, एक्चुअल जो फिजियोथेरेपी फील्ड की रिक्वायरमेंट है वो जीरो होती चली जा रही है। तो बाकी यह है कि इतनी, अब हमारे यहाँ जो जिम है उसमें एक वक्त में 4-4 फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, और फिजियोथेरेपिस्ट काम भी कर रहे हैं। उसके अलावा प्राइवेट प्राइवेट जो है वो प्रैक्टिस जो है, अगर आप एक छोटा सा क्लिनिक, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि एक छोटा सा, आप लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा ना, एक छोटा सा, अगर आप 2 कमरों का एक कमरा आपके घर में है, मैं हमेशा कहती हूँ उसमें भी आप एक 2 बेड का आप सिर्फ आप क्लिनिक बना लें, चारों साइड पे उसके शीशे लगाएं, रिफ्लेक्शन से खूबसूरत हो जाएगा, और आप छोटे छोटे पैमाने पर आप क्लिनिक स्टार्ट करें। और आप ये देखें, अगर आप 2 पेशेंट भी रोज के देखते हैं, फर्ज करें अगर आप 1000 रुपया भी कमा रहे हैं, मैं मिनिमम बता रही हूँ बजट के बाद, तो आपके 30,000 35,000 तो आप इजीली कमा सकते हैं। जी मैम, आपने कहा कि आप 2 कमरों के रूम में क्लिनिक बना के बैठ जाएं, एक में भी तो बना सकते एक कमरे के रूम में हैं, एक में एक भी बन कमरे के सकता रूम में क्लिनिक बना के बैठ जाएं। अभी हमने देखा पंजाब में, आपको कराची का या सिंध का आपको ज़्यादा पता होगा, पंजाब में हर सिटी में बेतहाशा लोग, हर गली में 5-5 फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हुए हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी एक एक रोड पे 15-15 फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। और सिचुएशन का ये हाल है कि एक हॉस्पिटल में 8 से 10 लोग 2-2 घंटे का टाइम आगे दे रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जिस मुल्क की आबादी 20 करोड़ हो, ठीक है, और वहाँ पे अगर हम 10 करोड़ फिजियोथेरेपिस्ट बिठा दें तो सबका काम कैसे चलेगा? नहीं, तो जो आप 10 करोड़ जो फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान में तो नहीं है। आप देखिए, इसमें से 30% लोग तो बाहर जा रहे हैं। और बाहर ये क्यों फेल हो रहे हैं, आपको ये बात भी इन पता है, आप लोगों को एक चीज क्लियर नहीं है, हम लोग क्यों बाहर जाके, मेरे सारी फ्रेंड्स जो हैं यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह सेटल्ड हैं अब 30-30 साल से, वो लोग हमें ये बताते हैं कि हमारे जो फिजियो, अगर आप वहाँ की स्टडी को देखें, वो लोग थ्योरी से ज्यादा जो है वो फेलोशिप यानी क्लिनिकल वर्क उनका ज्यादा है। तो हमारे जब फिजियोथेरेपिस्ट बाहर जाते हैं या लाइसेंस का एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, तो हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं होती। वरना अगर हमारे फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ से पास आउट होके इमिग्रेशन कराते हैं या फिर आगे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में भी आप लोगों के, मैं ये मुझे नहीं समझ आ रहा, पंजाब में तो इतनी पॉपुलेशन है। और दूसरी चीज ये है कि जहाँ किसी चीज की मार्केट होती है, जैसे अगर आप शू मार्केट में जाएं तो वहां सारी शूज की शॉप होती हैं, और आप देखें हमेशा क्लाइंट उस जगह जाता है कि ये शू मार्केट है, यहाँ पे आपको हर वैरायटी की जो है वो शूज मिलेंगे। और हमेशा जो है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बता रही हूँ, आप लोग जहन में ये नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हैं, तो लोगों को ये पता होगा कि ये ऐसी जगह है, ये ऐसा एरिया है जहां पर आपको हर क्वालिटी का फिजियोथेरेपिस्ट और हर जो है वो कॉस्ट का जो है फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल होगा। तो बल्कि वो तो एक अच्छी चीज है। हाँ, क्वालिटी अगर आप अपनी बढ़ा लेते हैं तो ठीक है। जी, एक बात आप लोगों को इनकरेज करने के लिए मैं आपको बताऊं, देखे
सब मैं असल में मेरा मकसद अपने आप को कोई हाईलाइट करना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों की हिम्मत बढ़ाना है। देखें आप लोगों को मैं बताऊं, मैंने जो क्लिनिक स्टार्ट किया था, जब फर्स्ट क्लिनिक मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन ये 2000 नहीं 2089 की बात है। उस वक्त जो है मैंने डिफेंस में स्टार्ट किया था और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि इतने एक्सपेंसिव उस जमाने में भी कि हम रूम पूरा हायर कर सके। तो मैंने एक सर्जन के साथ, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए मुझे फिजियोथेरेपी, और उसमें भी वो आके बैठ जाया करता था सामने ना कि पेशेंट आएगा तो उसको परसेंटेज पे। आप यकीन करें फिर मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई। फिर मुझे हॉस्पिटल में सबसे ऊपर वीराने में एक कमरा जो है उन्होंने दिया, वो बहुत बड़ा था, 3 तलवार हिलाले अमर में। तो उन्होंने मुझे बड़ा सा कमरा जो नहीं चलता था बिल्कुल, तो मैंने बहुत डिसअपॉइंट, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की, या अल्लाह पाक जो है क्या कहते हैं ये क्लिनिक चल जाए, क्योंकि मेरे पास प्राइवेट के लिए तो नहीं थे पैसे। तो मैंने उस क्लिनिक से, उस वीरान कमरे से शुरू किया, और उसके बाद आप यकीन करें अल्लाह ताला ने इतना उसमें बरकत डाली। वो वीरान कमरा 12 बज जाते थे और खाली नहीं होता था पेशेंट से। बात सिर्फ ये होती है कि हमें थोड़ा सा अपनी हिम्मत की, हम शुरू में ही हिम्मत हार जाते हैं। आज देखें ना, आज अल्लाह पाक, आप घबराए नहीं, घबराने की से जो है वो मसले हल होते नहीं है। जी बोले। अच्छा मैम, आपने बताया कि आपके पास एक कमरा था और पेशेंट नहीं आते थे, आप डिसअपॉइंट हुई थी, ये कब की बात है जब आपने अपना करियर शुरू किया था? जी ये 88 89 की बात है। ठीक है। अभी आपके करियर में तब ये कंडीशन थी कि आप डिसअपॉइंट हो गई थी, उस वक्त पाकिस्तान में कुछ गिने चुने फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद होंगे, ऐसे ही है? मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई थी मैंने सबकी छुट्टी कर दी थी फिर मैं आपको अच्छा। बताऊं, पता है क्या हुआ ये कि मतलब जब मैं शुरू में आई, मैं डिसअपॉइंट इस तरह हुई थी कि मतलब मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं ये करती, या मतलब ऐसा था मैं अनमैरिड थी, मेरे फादर चाहते, हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, मेरे फादर नहीं चाहते थे कि लड़कियां जॉब करें, और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं थी कि मैं कोई बिजनेस सेट करके दे। आपको पता है हमारे यहाँ जहन यही होता है ना लोगों का। तो फिर उसके बाद जो है, लेकिन मुझे शौक था कि मैंने अपना स्टार्ट करना है। उस वक्त तक मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई थी ना, मेरा हुआ है 92 में जो है मैंने सिंध सर्विस कमीशन दिया, तो वो मेरा क्लियर हो गया, मैं मेरिट पे आई। फिर मैंने फेडरल सर्विस कमीशन, एक साथ ही दोनों आए थे, ये दोनों में टॉपर में आए, दोनों में मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट रख लिया गया। तो मैं आपको बता रही, फिर उसके बाद मैं दूसरी, आपको ये मिसालें देने का मतलब आप लोगों को इनकरेज करना है कि देखें हम, जो आप नजर आ रहे हैं ना कि इतने हम चमक रहे हैं आज, तो हम भी बहुत स्ट्रगल से गुजरे। उसके बाद जो है, मैं अब जहाँ डिफेंस में प्रैक्टिस करती हूँ, पहले मैंने जब यहाँ पे स्टार्ट किया, मैंने किया 2009 में। यहाँ पर एक बहुत मशहूर सर्जन है, मैं नाम नहीं लूंगी, उनकी बेटी, इतना एटीट्यूड, इतना नाम है उनका पाकिस्तान में, वो उस रूम में बैठते थे ना, और उस रूम में बैठते थे। लेकिन क्या कहते हैं, जब मैंने उसको हायर किया तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो फिजियोथेरेपी नहीं चलता, और यहाँ तो इतने बड़े सर्जन की बेटी, और वो बेटी भी ऐसी हाई फाई ना, उनका तो आप सोच नहीं सकते। तो मैंने कहा चले ठीक है, हम फकीर लोग भी अपनी किस्मत आजमा के देखते हैं। आप यकीन करें, वो इतना, उसके फादर का नाम, इतना बड़े न्यूरो सर्जन फिजिशियन, और वो पेशेंट देते, हॉस्पिटल के मालिक, उनकी बेटी के पूरे महीने में 1 या 2 पेशेंट्स आते थे। बात होती है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं उस जगह बैठती हूँ, 2009 से बैठ रही हूँ, आप यकीन करें मेरे पास इतने पेशेंट है डिफेंस, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे क्लिनिक पे पेशेंट ना। बात यह है कि आप लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम किसी नेगेटिव आदमी को या अनसक्सेसफुल आदमी को देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड ना किया करें। अब उसी कमरे में दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट बैठती थी, और वो मुझसे कहीं बेहतर, बहुत मतलब उसके फादर का बैकग्राउंड सब बहुत आगे थी। लेकिन आपने अपने रब पे और उसके बाद फिर अपने ऊपर यकीन रखना है। तो आप लोग कभी किसी दूसरे को देखें कि वो नाकाम है और हम अगर यहाँ क्लिनिक करेंगे तो हम भी नाकाम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखें, और मुसलमान है, और वैसे भी अल्लाह ताला, रिस्क का वादा अल्लाह ने करा हुआ है। जी आप पूछिए मुझसे, बहुत ही लंबा हो गया। अच्छा मैम, अभी एक कुछ मुस्तबीन बट हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेथोस्कोप इन फिजियोथेरेपी, और ये क्वेश्चन एक और कोई दुस्तार साहब हैं, उन्होंने भी पूछा था कुछ दिन पहले कि स्टेथोस्कोप का क्या रोल है फिजियोथेरेपी में। ये एक मिसकंसेप्शन शायद पब्लिक में ज़्यादा पाई जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट को तो पता है इस बात का, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो इसको क्लियर कर दें ज़रा। देखें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसकी डिग्री है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। डॉक्टर का मतलब ये होता है कि वो प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल है। और प्रोफेशनल कौन होता है, प्रोफेशनल की डेफिनेशन मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, हु कैन परफॉर्म हिज ड्यूटीज विदाउट एनी सुपरविजन। आप अपनी सुपरविजन के बगैर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम बाकायदा इमरजेंसी ईआर जो है वो हमारा एक सब्जेक्ट है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा मेरा ख्याल। हमने ईआर जो है
है डीपीटी में सब्जेक्ट है बाकायदा 6 मंथ में, उसमें हमें बाकायदा पेशेंट को एग्जामिन करना होता है, उसका ब्लड प्रेशर, उसके हार्ट रेट, उसका पल्स रेट, उसके बाद ये सारी चीजें एग्जामिन करने के बाद, और दूसरे जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, स्पेशली जब पैरालिसिस के पेशेंट्स आते हैं या कार्डियक पेशेंट्स आते हैं जो फिजियोथेरेपी में रेफर किए जाते हैं, तो हमें बिफोर फिजियोथेरेपी और आफ्टर फिजियोथेरेपी जो है उनका ब्लड प्रेशर, उनका पल्स रेट, उनका रेस्पिरेटरी रेट जो है उसको हमें देखना होता है। और सेकंड जगह अगर हमारा पेशेंट आईसीयू में है या फिर हमारा पेशेंट जो है कोमा में है जिसकी हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी करानी है, तो उसके लिए भी हमें पहले पेशेंट की पूरी असेसमेंट करनी पड़ती है। अब हमें नहीं पता वो पेशेंट का उसका हार्ट रेट क्या है, उसका ब्रीदिंग रेट क्या है, उसका पल्स रेट क्या है, और हम जाके तो उसकी एक्सरसाइज, क्योंकि फिजियोथेरेपी का मिसकंसेप्शन लोगों के जहन में ये है, देखिए आप लोगों ने क्लियर किया ना फिजियोथेरेपी का रोल। फिजियोथेरेपी की मैनेजमेंट दो तरह की है। पहला मैनेजमेंट ये है कि आपने पेशेंट को पेन फ्री करना है, सेकंड मैनेजमेंट एक्सरसाइज थेरेपी है। अब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे एक्सरसाइज बता दे मैं ठीक हो जाऊंगा। उस दिन मैं टीवी शो में बैठी हुई थी, वो मशहूर पता नहीं कौन से टीवी का था, उन्होंने मुझसे कहा डॉक्टर साहबा आप मुझे बैठे बैठे सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस बता देंगे। मैंने कहा क्या हो गया है आपको, आप किस तरह की बात कर रही हैं, और क्या कहते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप ये कहेंगे कि मुझे फीमर का जो है टांग का ऑपरेशन करके यहीं के यहीं दिखा दे। मैंने कहा फिजियोथेरेपी कोई खाला जी का घर थोड़ी है, आपका 5 साल का जो है ये कोर्स है, उसके बाद 1 साल हाउस जॉब है, और आप ये थे कंपैरेटिवली एमबीबीएस के फिजियोथेरेपी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? इसलिए कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, हम उनके सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी जो फील्ड से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट हम उसको भी पढ़ते हैं। तो स्टेथोस्कोप का जो ताल्लुक है वो तो जाहिर है हमारे पेशेंट्स हैं, हम हर पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ये सारी चीजें जो डॉक्टर्स चेक करते हैं वही चीजों के लिए हम भी स्टेथोस्कोप रखते हैं, हम सिर्फ तस्वीर के लिए नहीं रखते। यस मैम, मतलब कार्डियोथेरेपी में या चेस्ट फिजियोथेरेपी में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा मैम, अभी आपने ये कहा कि जो प्रोफेशनल होता है यानी फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो विदाउट एनी सुपरविजन काम करते हैं, जी जी और डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूसीपीटी की भी यही गाइडलाइंस हैं कि वो खुद अपना डायग्नोसिस भी बना सकते हैं, असेसमेंट भी पेशेंट की कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्लान भी बना सकते हैं। लेकिन आई थिंक हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या हेल्थ केयर कमीशन है वो इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही, या शायद हम लोगों ने, हमारे सीनियर्स ने उनसे वो मनवाया नहीं है। और अभी वो ये कहते हैं कि आप किसी एमबीबीएस के बगैर या किसी जीपी की सुपरविजन के बगैर अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक या अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकती। तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मुझे ये सवाल आप लोग आपने भी पूछा है और मुझे किसी और ने भी पूछा है, लेकिन हमारे सिंध में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, कोई एमबीबीएस, किसी सर्जन, किसी उसके, बल्कि जब मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना के भेजा गया सिंध गवर्नमेंट में, और वहां पर लोगों ने ये कहा था कि उस वक्त जब तो मैं यंग थी, मैं बात कर रही हूँ 92 की, तो उस वक्त जब ना मेरा इतना एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कोशिश ये की थी कि हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का हेड बने और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हमारे अंडर काम करे। तो उस वक्त हमने इतना पैनिक मचाया मैंने, और मैंने कहा कि मैंने तो काम ही नहीं करना, मैं रिजाइन कर दूंगी गवर्नमेंट लेवल पे, जबकि मेरा उसी वक्त कमीशन हुआ था क्लियर। तो मैंने तो उस वक्त उनके अंडर काम करने से उस वक्त, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ अगर एचओडी हूँ मैं सिंध गवर्नमेंट में, तो मैं पूरा ओवरऑल मेरे पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, मेरे अंडर 25 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, टेक्नीशियन है, नर्सिस है, सब इस तरह है। इसी तरह से जैसे मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है उसमें मेरा इंडिपेंडेंट चैम्बर्स हैं, और यहाँ तो तकरीबन सब फिजियोथेरेपिस्ट इसी तरह काम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने हायर किए हुए हैं लोग। और ठीक है जी, मैम, ये तो सिंध में लोग अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी बाहर किसी हॉस्पिटल से बाहर या किसी मेडिकल सेंटर के बाहर कोई फिजियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट बना के बैठा हो और कभी हेल्थ केयर कमीशन वालों ने उनको रोका ना हो। मैं वैसे आपको बता दूं, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का, कि पंजाब में कई दफ़ा ऐसी कंप्लेंट्स हमें आई हैं, और उसके अलावा केपीके में भी बहुत से लोगों ने बात बताई है कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने पे फिजियोथेरेपिस्ट के जो क्लिनिक हैं, उनके जो सेटअप हैं, उनको बंद किया गया हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से, और अभी तक ये केस चल रहा है। मतलब हमारी जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होती तब तक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस वो अलाउ नहीं कर रहे। ये कैसे पॉसिबल है जब यहाँ है? आप लोग के यहाँ क्यों, आप इस इशू को उठाते क्यों नहीं है फिर? हमने तो आज तक इस बात को नहीं सुना, ना मुझे पता है इस बात का। हम लोगों ने तो हमेशा, यहाँ पर तो आप अपनी बात कर रहे हैं, आप लोग तो क्वालिफाइड है, यहाँ तो टेक्नीशियन बैठ जाते हैं क्लिनिक खोल के और उनको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट को कोई नहीं टच कर सकता क्योंकि उसके पास डिग्री है, और बड़े ठीक है। बड़े हॉस्पिटल्स में। जी
मैम हम इसीलिए तो कहते हैं कि जो जूनियर्स हैं, जो यंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको सीनियर्स अपने साथ बिठाएं, उनसे पूछें कि बेटा आपके क्या मसले मसाइल चल रहे हैं फील्ड में, आपको किन मुश्किलात का सामना है, और उसके बाद उसका हल करें। जैसे आपने भी कहा कि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, तो ऐसे ही हमें जब भी कोई मसला बताते हैं हम सीनियर्स को, तो वो कहते हैं कि हमें तो इस बात का पता नहीं था कि ऐसा भी कोई मसला है। तो बिल्कुल, आपका नहीं ख्याल कि कोई यूथ विंग होना चाहिए पेप्टा का बिल्कुल या होना एसोसिएशन का? बिल्कुल पेप्टा का यूथ विंग होना चाहिए, उसकी सरबराही आप मुझे दें, जो सुपर यूथ है। तो बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊँ असल में मैं आपको बताऊँ मनान, क्या हम लोग इतना डरते क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आती। हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल, हमें अपनी अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं है। पता है, हम ये समझते हैं, हम काम करने से पहले डर जाते हैं। पता है, हमारे खदशात, वसवसे इतने आ जाते हैं कि हमें पता है क्या, आँख बंद करे, कहते नहीं है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। एक दफा जब आपने कोई इनकलाब लाना है, या अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ करना है, और माशाल्लाह आप लोगों ने तो बहुत कुछ किया है, मैंने आपकी देखी है चीजें, आप लोगों ने तो दूसरों की खातिर अपनी जॉब्स भी छोड़ी, आप लोगों ने डंडे भी खाए पुलिस के, आप लोग तो इतनी मेहनत करते हैं। मुझे हैरत इस बात पे है कि आप जैसे लोग यंगस्टर्स क्यों नहीं यंग विंग बनाते, जब आपके अंदर स्ट्रगल है, हिम्मत है आपके अंदर, तो आप लोग क्यों पीछे हैं? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। ठीक है मैम, इंशाल्लाह हम बनाएंगे जल्दी। और आपका इरादा है आगे पेप्टा के इलेक्शंस लड़ने का? मुझे कौन बिठाएगा? मैं आपको पता है, इस दफा किसी ने मुझसे यही कहा कि आप जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन दे। जब मैंने उनको फोन के, कह रहे हैं मैडम वो तो डेट ही गुजर गई, और वो जो मुझे कह रहा था उसने अपना नाम दिया हुआ था। इतने बेईमान लोग हैं। तो मैं आपको ऐसे भी, मैं जो है देखिए, मेरी कोशिश यही है, मैं आपको एक बात बताऊं मनान, ये तो हंसी मजाक की बात है, मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी फिजियोथेरेपी की जिस लेवल पे मैं कर सकती हूँ, जिस जिस लेवल पे मैं हूँ, या जिस पे मैं कर सकती हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं अपनी फिजियोथेरेपी के लिए बहुत कोशिश करूंगी, और कर भी रही हूँ। अब देखिए, आज तक आप ये मुझे ये बताइए मनान एक बात, आज तक कभी फिजियोथेरेपिस्ट की नॉमिनेशन हुई है अवार्ड्स के लिए? कभी नहीं हुई ना। इस फील्ड को इस काबिल ही नहीं समझा लोगों ने। अब इनके सरों पे जब डंडा पड़ा मेरा, आप यकीन करें, मुझे लिखा है बेस्ट एक्सीलेंसी अवार्ड ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। उसके बाद जब मैं शुरू में, मैं आपको बताऊं, मेरा इंटरव्यू हुआ पहले एफएम पर, तो उसने मुझसे कहा जी शबाना जी, मैंने कहा मेरे तो क्या कहते हैं उसी वक्त बंद किया। मैंने कहा जी आपको जब इंट्रोडक्शन देना नहीं आता, कोई मैं इतनी बड़ी वो थोड़ी थी, उस वक्त की बात बता रही हूँ जो काफी दिन पहले जब मैंने स्टार्ट किए थे इंटरव्यूज। मैंने कहा जब आपको इंटरव्यू लेने वाले का इंट्रोडक्शन देने का नहीं पता, आपने मुझे डॉक्टर क्यों नहीं कहा, आपने मुझे शबाना जी कैसे कहा? मैंने उसको वो जो है, मैंने कहा मैं उठ के जाए, नहीं नहीं, हाथ जोड़ने लगे, नहीं नहीं। देखिए, अपनी इज्जत के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। मैंने तो रिस्क लिया ना, वो मुझे नहीं बिठाते इंटरव्यू में, मुझे नहीं लेते मेरा इंटरव्यू दोबारा, लेकिन मैंने स्टैंड लिया अपने प्रोफेशन के लिए। उसके बाद से आप देखें, डॉक्टर शबाना वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, आपने देखा नहीं मेरे इंटरव्यूज में, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जो मुझे ये कह दे कि ये डॉक्टर नहीं होते फिजियोथेरेपिस्ट। आप लोग स्टैंड लेना सीखे, अपनी क्रेडिबिलिटी। और आपको पता है क्या कहते हैं, मैंने अपने एक, आपको मैं ये बात, लंबा तो नहीं हो रहा इंटरव्यू? नहीं, बात लंबी नहीं हो रही, लंबा, आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लग रही हैं, और आपकी बातों से दूसरों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह जब भी कोई देखो, मसला होगा अपने मैं हक के लिए लड़ने का, तो जी, लोग मैं लड़ेंगे। आप लोगों, बिल्कुल, मैं असल में जो बातें मैं बता रही हूँ अपनी, मैं प्रैक्टिकल सच बातें बता रही हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी जो एक शो आया था, नाम नहीं ले रही ना, हाँ हाँ मुझ पे केस कर देंगे। तो मैं टीवी शो में गई। उससे पहले वो टीवी शो मैंने देखा था, हमारे एक फिजियोथेरेपिस्ट उसमें आए थे, उसके साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन बैठा हुआ था, और उसने ऐसी की तैसी कर दी, फिजियोथेरेपिस्ट को बोलने ही नहीं दे रहा। ऐसी उससे फ्रोजन शोल्डर पे वो बेचारा बोलने की कोशिश करता। अच्छा, इत्तेफाक देखें, उसी शो में जो है टीवी के मॉर्निंग शो में मैं गई और वही सर्जन आया। मैं तो उसको देख के पहचाना, मैंने कहा इसका तो मैं करती हूँ आज दिया पहचाना। मैं, मुझे पता है, मुझे अपने फील्ड के किसी से भी कोई बदतमीजी करे, मेरी बात नहीं है, कोई भी मेरे फील्ड के लोगों से करे, मेरे दिल में ना इतना गुस्सा, मेरे दिल में। अच्छा, मैं जाके, मैंने तो उसको लिफ्ट ही नहीं दी। पहले तो सलाम अलैकुम मैडम, अच्छा, एक तो वो मेरी ड्रेसिंग से, मेरी पर्सनैलिटी से पहले इम्प्रेस यूं करके यूं बैठा रहा। फिर उसके बाद जब उसने बैक पेन के बारे में पूछा, जब मैंने उसको बताया, वहां पे उसको बाकायदा रिसर्चेस के साथ, मैं तो प्रोग्राम की उसकी बात करी, एंकर की, तो वो कहता है आप तो डॉक्टर साहब बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत। फिर उसके बाद
बैक पेन बता रहा, कहता है जब वक्फा हुआ, डॉक्टर साहब मैडम मैं सही बता रहा था ना, ओबेसिटी भी कॉज होती है। मतलब आप अपने आप को साबित करना पड़ता है, लोग तो आपको पैरों तले दबाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को देखें, मैं अपने तमाम फिजियोथेरेपिस्ट से ये बात है, हम पावरफुल क्यों बनते हैं? हम पावरफुल इसलिए नहीं बनते कि क्या कहते हैं कि हम लोगों को दबाएं, हमने पावरफुल इसलिए बनना है कि लोग हमें ना दबाएं। तो मैं जो करती हूँ, जो मैं अपने फील्ड के लिए करती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ कि कोई मेरे फील्ड को, या मतलब मेरी अपनी जात क्या, मेरे फील्ड को कोई अगर कोई फिजियोथेरेपी को बुरा कहेगा तो इट मींस मैं बुरी हूँ ना, मैं फिजियोथेरेपिस्ट ही तो हूँ। और मेरी इज्जत क्या है? फिजियोथेरेपी की वजह से है मेरी इज्जत। कभी भी अपने फील्ड को कम ना समझे। एग्जैक्टली मैम। मैम आपने भी बताया कि आपके नाम से किसी डॉक्टर ने लगाया, तो आपने उनको सुना दी खड़ी खड़ी। जी डॉक्टर ना लगाने या लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे यहाँ अभी एक कुछ अरसा पहले एक मसला हुआ था कि उन्होंने हॉस्पिटल में बाकायदा नोटिफिकेशन लगा दिए थे कि आप जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं हॉस्पिटल में काम करने वाले, वो अपने नाम के साथ प्रीफिक्स डॉक्टर नहीं लगाएंगे। तो हमने उस पर एक्शन लिया और जाके उनसे बातचीत की और उन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। उसके बाद उल्टा हमें सोशल मीडिया पे तनकीद का सामना करना पड़ा कि जी आप लोग इन छोटी-छोटी बातों पे लड़ रहे हो कि नाम से डॉक्टर लगाएँ, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ पे जॉब नहीं है, यहाँ पे काउंसिल नहीं है, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो आपका क्या ख़्याल है कि अगर लोग नहीं लगाते या हमें नहीं अलाउ करते हॉस्पिटल में, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे काम करने पर? बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? आप बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसका नाम क्यों रखा जाता है? आप तो उसको कहते हैं अरे लड़के अरे लड़की। सबसे पहले आपकी पहचान है, आपकी पहचान होगी तो आप आगे काम कर सकेंगे। अगर आपको कोई डॉक्टर ही नहीं कह रहा, आपको ये कह रहा है कि ओ मन्नान इधर आओ, ओ शबाना इधर आ, क्या रिस्पेक्ट है? आप इस लेवल पे पहुंचे हैं, आपको तो एक जैसे कोई किसी नौकर को कॉल कर रहा है, आपके प्रोफेशन की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देखिए जब तक हमारी पहचान नहीं होगी, सबसे पहले बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है, कोई मुल्क बनता है उसका नाम रखा जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसका नाम रखा जाता है। नाम जो है वो हमारी पहचान है। इसी तरह से डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी हमारी डिग्री का हिस्सा है, हमने डीपीटी की डिग्री हासिल की है। और ये डिग्री हमें प्लेट में रख के नहीं मिलती, ये डिग्री के लिए हम 5 साल स्ट्रगल करते हैं, दिन रात एक करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं। तो जब जो चीज हमने हासिल की है, जो डिग्री हमने हासिल की है, उस डिग्री के बाद अगर हमें उस डिग्री के नाम से ना पहचाना जाए तो वो हमारी रिस्पेक्ट में, हम अपनी पहचान बनाए। उसके बाद ये तो सीढ़ियां है ना, पहले पहचान बनाओ फिर ही तो ऊपर जाओगे। अगर कोई आपकी पहचान ही नहीं कर रहा, आपकी इज्जत ही नहीं कर रहा, तो वो आगे आपको क्या रिस्पेक्ट देगा या क्या हकूक देगा? ठीक है ठीक ना? है, थैंक यू मैम। अच्छा अब मैं एक बात जो लोग अभी सुन रहे हैं उनसे करना चाहता हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन में किसी भी सीनियर को बुलाया जाए या उनसे क्वेश्चन आंसर किए जाएँ, तो आप उनका नाम हमें मेंशन कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन डॉक्टर शबाना नाज़ से आप पूछना चाह रहे हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं आप। और कुछ लोग अपनी हेल्थ के रिलेटेड पूछ रहे हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वो उनके मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वो हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। अभी मैम ये कोई डिम्पल क्वीन है, वो पूछ रही हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हाउ आई स्टार्ट माय जर्नी आफ्टर डीपीटी, मतलब ग्रेजुएशन के बाद आई थिंक सो, वो एज़ ए प्रोफेशनल लाइफ़ को अपने कैसे स्टार्ट कर सकें? मैं थोड़ा इलैबोरेट कर देता हूँ उनके क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत से लोग हमसे राब्ता करते हैं कि उनको यहाँ पे इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही। पहले ऑब्वियसली हाउस जॉब नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो पेड नहीं मिल रही, और फिर इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही। तो वो जब उनका क्लिनिकल एक्सपोज़र नहीं होगा, उनके साथ पेशेंट का रिलेशन नहीं होगा उनके साथ, तो वो अपनी प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कैसे आ सकते हैं? तो उनके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए मनान, ये पता है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे पूरा मेरा एक वेबिनार भी हुआ था कि अगर आपकी जो आपने फाइनल ईयर तक, जब आप 5th ईयर में होते हैं तो आपने पूरा के पूरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस तो आपको हॉस्पिटल से ही मिल जाता है ना। उसके बाद अब जहां तक आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस का है, तो उसके मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए थे, जिसपे मैंने बताया था, पूरा मेरा एक वेबिनार हुआ था कि किस तरह से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को, जो नए आने वाले हैं, वो कैसे स्टार्ट करें, और वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को कम बजट में जो है वो आगे ला सकते हैं। तो अब मैं उसके, ये बड़ा लंबा है कि उसमें आपने किस तरह, जरूरी नहीं होता कि आपकी इतनी पीआर है, हर चीज जो है वो पीआर, आपने पहले अपना क्लिनिक सेट करना है, उसके बाद एरिया का सर्वे करना है, जितने करीबी आपके हॉस्पिटल्स हैं आपने वहां जाके अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो ये कुछ थोड़ा सा आपको, आपने रेफरल फॉर्म जो है वो छपवाने होते हैं, वो रेफरल फॉर्म आपने डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। कोई भी डॉक्टर जो है, कोई भी नया डॉक्टर है, उसको कोई भी नहीं जानता, हर आदमी पे जब पहली दफा बिजनेस शुरू करता है उसको थोड़ा सा अपना प्रमोशन करना पड़ता है। अच्छा बात सुनो, ये उमर फारूक कौन है? वो कह रहा है ग्रेट मन्नान है, उसे ग्रेट मैडम नहीं नजर आ रही। जी।
मैम आप और आपकी भी तारीफ़ें खूब हो रही हैं, आपकी वैसे ही फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। हमारी तो अभी जी, शुरू हुई है, आपके तो माशाल्लाह पुराने शागिर्द हैं सब। ये नाम बड़े अच्छा, प्यारे-प्यारे बच्चों के आजकल भई। आप ये कह सैर रही है सरिशाना सर मनान तो फ़ैन हैं, मैम आपकी आपकी भी फ़ैन हो गए हैं, हूँ सच में तो इनकरेज। आपके फ़ैन बन रहे हैं इंशाल्लाह यहाँ से। अच्छा, अच्छा मैम। अच्छा मतलब एक जी, बात मैं जी, बोलूँ, जी। देखिए आप लोगों को चाहिए एक चीज़ ये कि जैसे हम सारे जो अलग-अलग सूबों में लोग हैं, सिंध, पंजाब, सरहद, कि हम लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? हम लोगों को कोऑर्डिनेट करें ताकि हम सब लोग एक-दूसरे के मसाइल जानें और ये भी पॉसिबल है कि अगर हम लोग आपस में हमारी यूनिटी होगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी यूनिटी की वजह से अब जैसे आप कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं कि पंजाब में ये हो रहा है, आपको नहीं पता कि सिंध में क्या हो रहा है। आप लोगों को कोई ऐसी सोसाइटीज़ या कोई ऐसी जो है रेगुलेटिंग बॉडीज़ बनाएँ जो आपस में जो है इनमें कोऑर्डिनेशन हो और आप लोग मतलब 6 महीने बाद एक हमारी मीटिंग होनी चाहिए जिसमें सारे लोग इकट्ठे हों और अपने-अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो बताएँ और जिससे जिस लेवल पे हो सके वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए बहुत कर लिया भरोसा, बहुत हमने उम्मीदें लगा ली, लेकिन अब जो वक़्त है वो किसी का इंतज़ार करने का नहीं है। अब वक़्त है प्रैक्टिकल वर्क का कि आपने आगे बढ़ना है और अब हमें कोई रोक भी नहीं सकता। ये भी मैं आपको बता दूँ। वो वक़्त चला गया जब लोगों ने बहुत दबाया, बहुत करा। अब कोई किसी को नहीं रोक सकता और अब ये वक़्त है भी नहीं रुकने का और मैं आपसे कहूँगी कि आप ज़रूर जो है मिल के आगे आएँ और कोई विंग बनाएँ। और मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं तो 30 इयर्स आर दी है मैंने तो। मैम और दूसरी आपने जो अचीव करना था माशाल्लाह आपने अचीव कर लिया है। अभी जो आपकी बात है लोगों को इकट्ठा करने के सिलसिले में, उसमें हम थोड़ी-सी कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सी सोसाइटीज़ और एसोसिएशंस खासकर स्टूडेंट लेवल पे पिछले कुछ अरसे में बेतहाशा बन गई हैं। तो अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी लोग सोसाइटी चला रहे हैं, हम उनको ऑन बोर्ड लें, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा करें और अपनी ईगो बीच में से ख़त्म करके और यूनाइट करें सबको फ़ील्ड के लिए और उसके बाद जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, जो यंग फिज़ियोथेरेपिस्ट को इश्यू फ़ेस करने पड़ रहे हैं या फिर फ़ील्ड में इश्यूज़ हैं, उनके लिए किसी हद तक कोशिश करें और खुद ही नहीं सीनियर्स को भी साथ लेके चलें, बल्कि सीनियर के साथ मिलकर चलें और जहाँ पर वो ज़रा सुस्त हो जाते हैं, उनको हम धक्का लगाएँ, जहाँ पर हमारी ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम यंग लोग जो हैं उनका साथ दें। मैम आप अगर कोई एडवाइस करना चाहती हैं यंग लोगों को जो ग्रेजुएट हो रहे हैं क्योंकि हमारी मोस्टली जो ऑडियंस है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फिर यंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में आपका कोई एडवाइस है तो? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जो सीनियर सारे बुरे नहीं हैं, कुछ होंगे 1-2 अच्छे भी ना, तो उसमें से जो है अगर किसी में ईगो है, जिसके अंदर ईगो है अपने प्रोफ़ेशन के लिए आप आज़माएँ वो को दोबारा ना आज़माएँ, ये बात मैं आपके फ़ायदे की बता रही हूँ। बेशक आपकी जो है आपकी जो स्ट्रगल है वो स्लो हो जाएगी, लेकिन इसकी में नाकाम नहीं होगी। अगर आपने ऐसे लोगों को शामिल कर लिया तो आप ये समझिए कि आप कामयाबी के चांसेस 1% है। लेकिन आप बहादुर लोगों को आगे लेके चले बेशक जो है वो आप 10 के बजाय 1 हो, लेकिन आपने रखना सिर्फ उस इंसान को है जिसमें ईगो नहीं हो, जिसमें सिर्फ पैशन हो। एक तो ये चीज़ है। कुछ चीज़ें दिमाग से होती हैं, कुछ चीज़ें दिल से होती हैं। आपने दिल से करनी है, आपने अगर अपने और सबसे बड़ी बात है आपने अल्लाह से ये कहना है कि हमारा साथ दे और हम नेक रास्ते पे आप यकीन करें आप कोई वजह नहीं है कि आप नाकाम हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नए आने वाले ग्रेजुएट्स हैं वो मैं उनको कहती हूँ कि आप लोगों को बार-बार समझाती हूँ, जैसे घोड़े के 2 प्लेट्स एक इधर लगा देते हैं और उनसे कहते हैं बस सामने देखो जो नज़र आ रहा है। तो वो उनको क्या है, उनको नहीं देखने दिया जाता कि राइट पे कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ है, उनको नहीं देखने दिया जाता लेफ्ट पे। क्या है, उनको एक ख़ास एक लाइन दे दी है कि आपने इसी लाइन में चलना है, इसी लाइन में हालाँकि ऐसा नहीं है, फिज़ियोथेरेपी में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। मैं आप लोगों को बार-बार कह रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आप सबको एक शेर कहूँगी, डरा तो मैं भी बहुत था रास्ता देखकर, मंजिल सामने आती गई मेरा हौसला देखकर। तो आप लोग अपने हौसले को बुलंद रखें और ऐसा कुछ भी नहीं है, कामयाब लोगों को देखें, उन लोगों को देखें जो लोग कामयाब हैं, वो क्या कर रहे हैं और क्यों कामयाब है और किस स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं। आप उन लोगों को ना ज फॉलो करें, जो कि नाकाम लोग हैं, जो अनसक्सेसफुल हैं, जो लोगों को नीचे की तरफ ला रहे हैं। हमेशा अच्छे की तरफ जाएँ, अल्लाह से उम्मीद रखें और हमेशा इसका सिला आपको अल्लाह ताला ज़रूर देगा। जी।
आमीन, जज़ाकल्लाह मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमें अपनी मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला हम सबके लिए, और इंशाल्लाह जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी सेशन लेके आएँगे मुख्तलिफ़ सीनियर फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ, और आप लोगों के जो मसाइल हैं, जितने भी फ़ील्ड के मसाइल हैं या यंग फिज़ियोथेरेपिस्ट के मसाइल हैं, उनको हम नॉमिनेट करेंगे और उनसे सवाल भी करेंगे सीनियर्स को बुलाकर, क्योंकि सब लोगों का ये शिकवा रहता है कि सीनियर्स जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनते, या हमसे हमारा और सीनियर्स के बीच गैप है बहुत ज़्यादा। तो हम इंशाल्लाह उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द नए सेशन के साथ आएँगे। आप हमारे पेज पे हमारे साथ कनेक्ट रहें, और अगर हेल्थ इश्यूज़ को भी होते हैं तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज करके कॉन्टैक्ट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, और मैम से भी इंशाल्लाह हम दोबारा टाइम लेंगे, और जो सवाल रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन कोई गलत बात निकल गई हो तो किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए सॉरी। मैम, अभी अभी इंशाल्लाह जब ये लोग सुनेंगे फिर पता चलेगा किसी का दिल दुखा है या नहीं दुखा। लेकिन आपने बहुत ही बोल्ड बातें की। अमूमन हमारे यहाँ आपके साथ सेशन करने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो है ना वो बातें कवर करते हैं और डरते रहते हैं मुख्तलिफ बातें करने से। जो आपने कहा कि किसी ने क्या बिगाड़ना है, ये टाइम है कि हम अपने मसले मसाइल जो हैं दूसरों को बताएं या उनका कोई हल निकालें। अगर अभी भी हम खामोश हो गए तो आने वाले टाइम में लोग जो हैं वो फिर हमें बुरा भला कहेंगे कि ये लोग हमसे जो पहले गुजर गए हैं, वो शेर है बिल्कुल। ना, कम से कम रास्ते से पत्थर तो हटाते जाते। तो वही बात है कि अगर सीनियर से पत्थर नहीं हटाए तो अब हमारी बारी है, तो हम अपनी से कोशिश कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर लोग आपसे गिला करेंगे, जब आप से जूनियर्स आएँगे वो आपको ब्लेम करेंगे, इसलिए अब वक़्त नहीं है इंतज़ार करने का, अब वक़्त है प्रैक्टिकल का। जी, थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल मैम। इंशाल्लाह हम अपनी से कोशिश कर रहे हैं आपसे इंस्पायर होके कि जितना हम कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट कोई हमें ब्लेम करे तो हम उनको बता सकें कि हमने हमारी हमारी कैपेसिटी में जो कुछ था हमने वो कोशिश की है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी उसको करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी दोबारा किसी और सेशन में। थैंक यू सो जी, मच। ज़रूर। खुदा हाफ़िज़ मैम। शुक्रिया बहुत। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।